प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल फंक्शंस के बारे में, और थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़। जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ हम लोग बनाते हैं वो किस किस एरिया में बनाते हैं, इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहला उसका कैटेगरी जो है वो रहता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब जो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी होती है रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेते होते हैं बिजनेस में। मुझे पैसा कितना चाहिए, कहाँ से चाहिए, कब चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे मेरे डिसीजंस होते हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँ, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको मुझे सोल्यूशन चाहिए होता है। तो वो एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी हो गई, जहाँ पे मेरे को फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज की नीड होती है। सेकंड है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है जो हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 तरीके के कैपिटल बजटिंग होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं मोस्टली लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो पैसा है वो कौन सी चीज़ों में लगाना है, कौन से एसेट्स में लगाना है आपको पैसा। ठीक है, तो अब आपको बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी चाहिए कि रेंट करनी चाहिए। ठीक है, कौन से एसेट खरीदने हैं, कौन से रेंट करने हैं, लॉन्ग टर्म तक पैसा आपको कहाँ लगाना है। ठीक है, कितना कहाँ लगाना है, डाइवर्सिफाइड लगाना है कि एक ही जगह पर लगाना है। ये सारे डिसीजंस मेरे होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कई बार ऐसा होता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो मैं किसी के साथ मर्ज हो जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो मर्ज होते हैं। तो मर्ज होने के टाइम पे भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं कि यार मेरा बिजनेस जो है क्या रोल प्ले करेगा आफ्टर बीइंग मर्ज्ड। क्या मेरा बिजनेस डोमिनेंट रहेगा, क्या मेरा बिजनेस जो है फॉलोवर रहेगा। तो एक तरीके से बहुत सारे मेरे को फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ मर्जर एंड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑल्सो। एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर लो, तो उस केस में भी फाइनेंशियल जो आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि बिजनेस को आप ग्रो कैसे करोगे। अब अगर आपने एक्वायर कर लिया तो आप उसके रिसोर्सेज को बेस्ट ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूज़ करोगे, है ना, फाइनेंशियली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की आ जाती है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। नेक्स्ट है इक्विटी मैनेजमेंट। जो आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है बिजनेस में, उसको आप मैनेज कैसे करोगे। ऐसा ना हो कि आपने पैसा इतना सारा ले लिया है कि आइडल फंडिंग हो जाए बिजनेस में। देखो, बिजनेस में फंड्स जो हैं, जो फाइनेंस है, वो एकदम सही लेवल का होना चाहिए। ओवर फंडिंग भी नहीं होनी चाहिए, ताकि उनकी पैसे आइडल पड़े रहेंगे। आइडल पड़ा हुआ पैसा जो है वो आपको सिर्फ एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ाता है आपका। एक तो वो आपको आप यूज़ नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन जिससे आपने वो पैसा लिया उसको आपको पे तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो है इक्विटी मैनेजमेंट नहीं हो पाता ढंग से। तो ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर कैपिटलाइजेशन भी। अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा तो बिजनेस चलेगा कैसे, एक पॉइंट पर आके आपका पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में इक्विटी मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज की जरूरत रहती है। डेट फाइनेंसिंग, आपको अगर डेट लेना है, इक्विटी लेना है, दोनों के लिए आपको फाइनेंसिंग के लिए डिसीजंस लेने होते हैं, जो कि स्ट्रैटेजीज किससे रिलेटेड रहती है, फाइनेंस से रिलेटेड रहती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कहाँ से पूरी करनी है, कब पूरी करनी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट अगेन फाइनेंस से रिलेटेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को अफेक्ट करता है बिजनेस के। आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, क्या क्या आप बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आपको क्या कुछ सब्सिडीज मिल सकती है गवर्नमेंट की। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है आपके बिजनेस का, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इस टैक्स मैनेजमेंट। तो ये आपके जो है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिपार्टमेंटल फंक्शंस रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रही हूँ, तो स्ट्रैटेजीज जो मैं बनाती हूँ वो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की स्ट्रैटेजीज बनती है। तो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स पढ़ने वाले। एक बिजनेस में नॉर्मल, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। एक नॉर्मल छोटे से बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर स्ट्रैटेजीज काम आती है और जहाँ पर मेरा फाइनेंस यूज़ होता है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास बिजनेस में पैसा है तो वो इन सब डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। पहला है मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, अवेयरनेस नहीं जाएगी लोगों तक, तब तक वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं, ठीक है। वो सेल कैसे बढ़ेगा? आपको अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ानी है, आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। अगेन मार्केटिंग और खर्चा, तो मार्केटिंग और खर्चा, फाइनेंस, ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल आपका पूरा खुद का डिपार्टमेंट ही रहेगा, तो वो एक ही बात हो गई, पूरा एज अ सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल आ जाएगा। एक डिपार्टमेंट रहता है जो पूरा फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज काम आएंगी। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स कहीं ना कहीं देखो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो 3-4 लोग रख लेता है काम पर, लेकिन कम पैसों में, कम स्किल्स के साथ। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो स्पेशलाइज स्किल के साथ ज़्यादा पैसे देकर रख लेता है एक इंसान, लेकिन जो सब काम कर ले। तो हर एक का HR जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला अलग होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइनेंस। अगेन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भी बजट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट उसको मिल गया, तो वो उसके ऊपर है कि उसको अपना बजट उसमें बढ़ाना है कि वो कैंडिडेट को जाने देना है, बिकॉज उनका बजट नहीं है। तो पूरा जो HR डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी मेरा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। दूसरा प्रोक्योरमेंट, अगर मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, वहाँ पे अगेन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज काम आएंगी। मैन्युफैक्चर करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, अगेन फाइनेंस चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, अगेन फाइनेंस चाहिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मेरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज जो है इन पर डिपेंड करती है, मतलब इन एरियाज़ में मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। अब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे करनी है, सारी चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, मुझे कौन कौन से मेन एरियाज़ पे फोकस करना है। पहला है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। इंडिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। किसी बिजनेस में कम लाइसेंसिंग चाहिए, किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग चाहिए। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने 17 जो सेक्टर्स हैं, 17 जो बिजनेसेस हैं वो रिजर्व करके रखे थे पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब उसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल एंटर नहीं कर सकता था। ये धीरे धीरे 17 से 8 हुए और 8 से आज तक 3 रह गए। 3 कौन से रह गए? एक रेलवे जो धीरे धीरे हो रहा है प्राइवेटाइज, दूसरा आपका डिफेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है, और तीसरा इसमें जो आपका एटॉमिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये 3 सेक्टर्स आज भी गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसे ही आपको जो भी बिजनेस करना है उसके लिए आपको लाइसेंसिंग देखनी पड़ेगी पूरी, आपको उस हिसाब से लाइसेंस लेना है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपका बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से आपके कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं, आपकी एक ब्रांच है वहाँ पर, आप टेक्नोलॉजी हायर कर रहे हो, आप लोगों को वहाँ से हायर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी फॉरेन ट्रांजेक्शन और इन एनी फॉरेन बिजनेस, तो आपको कुछ फेमा के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको अपना अलग लाइसेंसिंग, वहाँ पर आपको अलग अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर, अगर आप किसी फॉरेन बिजनेस के साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं, आप बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारे कोलैबोरेशंस होते हैं फॉरेन के साथ, तो वहाँ पर आपको जो है इसके लिए आपको अलग से थोड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। कैपिटल इशू रिक्वायरमेंट, जब आपको आपके बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए तो आप शेयर्स इशू करोगे। शेयर्स इशू करने के लिए आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी के अलग कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन लगती है, अलग बैंक जो है RBI से आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ये स्टेप्स रहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीज़ें हैं, अगर मैं एक बड़े बिजनेस की बात करूँ जो फॉरेन लेवल पर बिजनेस कर रहा है, तो उनको ये सारे चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो दीज वर द 3 टॉपिक्स। आई होप द वीडियो वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।